हो गया। आज डे 5 यानी क्वेश्चन नंबर 24 के आगे एडिशनल जो चल रहा है इकोनॉमिक्स का, तो समझ में आइए क्या होगा। और रही तुम्हारी सबसे बेसी इकोनॉमिक्स नंदनी को समझ में आ रहा है कि उसका है नहीं, सबसे पहले हाँ बोलिए। खैर, रेलवाड़ी हो गया, महालवाड़ी हो गया, अस्थायी बंदोबस्त हो गया, ये अलग से था। और इकोनॉमिक्स का 8 जो कर्व था वो अलग से था। पीपीसी और समस्याएं। ठीक है, आज 6 क्वेश्चन है। सड़क मार्ग, ज्योग्राफी, गुणनिरपेक्ष आंदोलन, पॉलिटिकल साइंस, हड़प्पा का पतन, हिस्ट्री, उपयोगिता इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एक है और एक है हिंदी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग पॉलिटिकल से। तो पॉलिटिकल का क्वेश्चन क्या है? गुणनिरपेक्ष आंदोलन क्या है? और ये क्वेश्चन हिंदी है। यहाँ पे दो चीजें टेक्निकल रूप से समझिए। गुणनिरपेक्ष देशों की मीटिंग कहाँ हुई ये पूछता है, या गुणनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ ये पूछता है। दोनों में फर्क है। गुणनिरपेक्ष देशों की पहली मीटिंग कहाँ हुई? तो पहली मीटिंग होती है 1955 में बेलग्रेड, सॉरी माफ कीजिएगा, बार्डूम में। पहली मीटिंग कहाँ होती है? बार्डूम। और सम्मेलन कब होता है? तो सम्मेलन होता है 1961 में बेलग्रेड। पहले मीटिंग में कितने देश होते हैं? 5। और सम्मेलन में कितने होते हैं? 25। और आज टोटल देशों की संख्या कितनी है? तो ये 116 के आसपास है। ठीक है, गुणनिरपेक्ष सम्मेलन क्या है? तो गुणनिरपेक्ष सम्मेलन का अर्थ है कि ये किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा। इट मीन्स किसी भी सैन्य गुट में शामिल नहीं होगा। सिर्फ गुट में नहीं, किसी भी सैन्य गुट में ये शामिल नहीं होगा। और इसे कहते हैं गुणनिरपेक्ष सम्मेलन या गुणनिरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइन मूवमेंट, गुणनिरपेक्ष आंदोलन। पहली बार 1955 में दुनिया के 5 नेता एक साथ बैठते हैं और उसका नेतृत्व कर रहे थे भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनके साथ थे जोसेफ ब्राज टीटो, जो कि यूगोस्लाविया के प्रमुख थे। उनके साथ थे सुकर्नो, जो इंडोनेशिया के प्रमुख थे। उनके साथ थे गमाल अब्दुल नासिर, जो मिस्र के थे, और वामे एनाटुमा, खाना के प्रधानमंत्री। ये पांचों बैठते हैं बाडूम में, और वहीं पे प्लान तय होता है कि कोल्ड वार के टाइम में ना हम सोवियत यूएसएसआर के सैन्य गुट में शामिल होंगे और ना हम यूएसए के सैन्य गुट में शामिल होंगे। हम दोनों के साथ रहेंगे और जहां हमारा हित होगा हम उसके साथ काम करेंगे। तो अंतरराष्ट्रीय व्यवहार में अगर ऐसा लिखना होगा तो लिख सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यवहार में स्वतंत्र नीति का पालन एवं किसी भी प्रकार के सैनिक गुट में या अन्य किसी गुटबाजी से अलग होकर स्वयं का विकास, डेवलपमेंट करने की और विश्व में शांति को सुनिश्चित करने की नीति को गुटनिरपेक्षता की नीति या गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कही। यानी कि हम किसी भी देश के कोई भी गुट में शामिल नहीं होंगे, चाहे वो सैन्य हो या असैन्य हो। हम विश्व शांति के लिए काम करेंगे, एक आंदोलन चलाएंगे कि पूरे विश्व में पीस हो, शांति हो, और हम अपने विकास के लिए काम करेंगे। सपोज कीजिए कि इंडिया रूस के साथ चला जाए, अमेरिका दुश्मन हो जाएगा। अमेरिका के साथ चला जाए तो रूस दुश्मन हो जाएगा। तो हम डेवलप्ड कंट्री हैं, विकासशील देश हैं, हम किसी साथ क्यों हैं? तो इसीलिए ये एक संगठन बना और आज दुनिया का सबसे बड़ा संगठन माना जाता है। आज दुनिया के बहुत सारे देश इसमें शामिल हो रहे हैं लगातार, और शुरुआत करी थी 5। पहली बैठक होती है बार्डूम 1955। लेकिन अगर सम्मेलन की बात की जाए तो पहला सम्मेलन होता है बेलग्रेड में 1961 में। और पहले सम्मेलन में कितने लोग शामिल थे? 25। पहले सम्मेलन 5
तो पहले बार्डन हुआ था ना, जिसमें वो बैठक थी। वो देखिए, कुछ चीजें जो होती हैं वो अनऑफिशियली होती हैं। मैंने ये आपको इसलिए बता दिया कि ये अगर आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। लेकिन बेसिकली एग्जाम में आपका यही पूछेगा पहला सम्मेलन कब हुआ, कितने देश शामिल थे, ये और ये कहाँ हुआ। एग्जाम से रिलेटेड आपका यही कंटेंट है। ये आपको इसलिए बता दिया गया कि भाई जब अगर एग्जाम में, क्योंकि इस बार कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन को रीजनिंग बनाने का। तो रीजनिंग बनाने का मतलब क्या है कि आपको उसको डीप एनालिसिस करना होगा। तो डीप एनालिसिस में है कि पार्टों में प्लान बना, 5 लोग बैठ के प्लान बनाया कि हमको इस रोड पे चलना है। और ये ऑफिशियली अनाउंस यहाँ होता है, जब समिट होता है, तब पहला सम्मेलन होता है, तब ऑफिशियली अनाउंस होता है नॉन अलाइन मूवमेंट। ये अनऑफिशियल मीटिंग था, ये हिडन मीटिंग था, सीक्रेट मीटिंग था। यहाँ पे प्लान किया गया, ठीक है। ये जो है ऑफिशियल था। तो ऑफिशियल मीटिंग या ऑफिशियल समिट या पहला सम्मेलन होता है बेलग्रेड में 1961, और 25 कंट्रीज उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर। अब इसी से क्वेश्चन पूछेगा आपका कि जोसेफ ब्राज टीटो कौन थे और वो किस आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो जोसेफ ब्राज टीटो कौन थे बताइए, जो मैंने बताया है। तो युगोस्लाविया के नेता थे, वो नॉन अलाइन मूवमेंट को निरपेक्ष आंदोलन से जुड़े हुए थे। इसी से क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 4 उद्देश्य को बताइए। इसका उद्देश्य क्या था, कुछ 4 उद्देश्य बताइए। तो पहले तो आपको लिखना होगा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है महाशक्तियों के गुट में शामिल न होने और का आंदोलन है, इसमें इसके 4 उद्देश्य निम्नलिखित है। महाशक्ति के गुट में शामिल नहीं होना था, मतलब यूएस सरकार का गुट का गुट शक्ति था ना, तो उसमें शामिल नहीं होना इसका मुख्य उद्देश्य था, जो निम्नलिखित है। पहला कि इसका उद्देश्य उपनिवेश से स्वतंत्र हुए। उपनिवेश मतलब कि हम लोग सब गुलाम थे, हम लोग किसी न किसी के उपनिवेश थे, तो उनसे स्वतंत्र हुए देशों को जुड़ाव करना, उनको आपस में जोड़ना, जितने लोग गुलाम देश थे सब एक मंच पे आ जाए, और ताकि एक दूसरे को समस्याओं का समाधान हो मिलजुल के कर सकें। यानी कि जो उपनिवेशिक कंट्री करंट टाइम में फ्रीडम हुए थे, उनको स्वतंत्रता मिली थी, इंडिपेंडेंसी मिली थी, वो एक साथ जुड़े ताकि एक दूसरे की समस्याओं का वो मिलजुल के सॉल्यूशन कर सके, समाधान कर सके। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो सदस्य देश हैं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो सदस्य देश हैं, वो किसी भी एक महाशक्ति का पिछलग्गू बन के नहीं रहेंगे। चाहे वो सो कॉल्ड अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, रसिया हो, फ्रांस हो, कोई भी हो, किसी के पिछलग्गू बन के नहीं रहे। क्योंकि वो लोग क्या चाहते थे कि हमारे पिछलग्गू बन के रहे। मार्शल प्लान आ रहा था, मोल्टो प्लान आ रहा था, क्यों आ रहा था, हम पैसा दे रहे हैं, आप मेरे पीछे पीछे आओ। लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम आपके पीछे रहने वाले नहीं है भाई, बल्कि सभी देशों के साथ मेरा स्वतंत्र पॉलिसी होगा। हमको मन होगा हम प्रियांशु के साथ रहेंगे, हमको मन होगा हम रोशन के साथ रहेंगे, हमको मन होगा स्वाति, चांदनी, नंदिनी, चंदन, विकास, किसी के साथ रहेंगे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पर्सनल लाइफ है। हम गुलाम तो रहे नहीं, अब तो हम संप्रभु राष्ट्र बन गए ना। तो संप्रभुता मतलब सोसाइटी हमको मिला आजादी के बाद, जब हम अपना संविधान बना लिया तो हम किसी के साथ रहे, हम किसी के साथ पीछे पीछे नहीं जा सकते। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या था, तो इसके, हाँ, तो तीसरा पॉइंट क्या था कि बहुत सारी असमानताएं थी इनके लिए। अब जैसे अमेरिका बहुत रिच कंट्री है, उसके पास परमाणु बन गया था उस टाइम, उन्होंने 6 अगस्त 1947 को मार दिया था 45 में ही। रूस के पास भी परमाणु था, फ्रांस के पास भी था। तो बहुत हम लोग पास क्या था, हम लोग गुलामी से आजाद हुए थे, हमको और रुकने के चक्कर में सब आजाद होने के बाद भी लोग। तो ये दुनिया की जो असमानता थी उससे मुक्ति पाना है, और हमको भी आगे बढ़ने का अधिकार है ना। किसी की बकौती थोड़ी है कि वो टॉप पे वही रहेगा, महाशक्ति बनते रहेगा, हमको भी बनने का अधिकार है। अगर पिछले बार कोई टॉप किया तो उसकी सीट परमानेंट हो गई क्या? नहीं। आपको भी अधिकार है ना, तो अपने अधिकार को क्यों नहीं जानते हो? तो नेहरू ने दुनिया को रास्ता बताया कि भाई अमेरिका और यूएसए नहीं, हम भी उस जगह पे जा सकते हैं, और हम उनके पीछे नहीं चले। और आज उस रास्ते से दुनिया के 116 देश चल रहे हैं, उसकी संख्या बढ़ रही, घट नहीं रही। 5 देशों से शुरू हुआ पॉलिसी 116 देश चला रहे हैं। सोचो कि नेहरू का विजन क्या था। सिर्फ इंडिया नहीं, उनके विजन को पूरा दुनिया का 116 देश मानता है, जबकि रजिस्टर्ड रूप से कितने देश हैं? 205। तो आधा से ज्यादा देश नेहरू के विजन को मानते हैं, फॉलो करते हैं। इंडिया में तो कुछ लोग कहते थे कि नेहरू ने किया क्या है,
और कुछ नहीं किया तो उनके विजन को पूरी दुनिया क्यों मानती? तो आजकल एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जमाना है। चौथा उद्देश्य था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाना, डेमोक्रेटिक बनाना। हम भी अपनी बातों को ताकत के साथ रखेंगे, नहीं तो दुनिया दो पार्टों में थी ना, जो रोज बोलता वही सुनना था, या अमेरिका बोलता वही सुनना। इंडिया ने दुनिया को मिरर दिखाया, आईना दिखाया कि सिर्फ इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, बल्कि वर्ल्ड को भी डेमोक्रेटिक करना है, पूरी दुनिया को लोकतांत्रिक बनाना है। और इसी का परिणाम है कि इवन जैसे बड़े मंचों पर अब विकासशील छोटे देश भी बोलने लगे। तो गुणनिरपेक्ष आंदोलन के 4 उद्देश्य क्लियर हो गए। कब फाउंडेशन हुआ ये क्लियर हो गया, फाउंडर कौन थे ये क्लियर हो गया, करंट टाइम में कितने मेंबर हैं ये क्लियर हो गया, और फर्स्ट मीटिंग कहाँ ये क्लियर हो गया, और फर्स्ट मीटिंग में कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट किए, कितने देश पार्टिसिपेट क्लियर। कोई कंफ्यूजन? ओके। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा है और क्या बोलते हैं इसे, सड़क मार्ग के फायदे हैं। लेकिन उससे पहले है कि ये गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब कब हुआ और कहाँ कहाँ हुआ। आप लोग नोट करना चाहते हो तो लगभग 1 से लेकर 18वां तक आप लोग एक सीरियल बना लो। 18 के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। चेंज कर दिया था, हाँ हो गया, पहले से लेकर 18 तक बना लिए। अब आप ईयर लिख लो, ईयर में लिखो पहले में 1961, उसके बाद 64, फिर 70, फिर 73, फिर 76, 79, 83, 86, 89, 89 समझते हो ना, 89, 92, 95, 98, 2003, 6, 9, 12, 16, 19, 18 हो गया। स्थान लिखिएगा और देश लिखिएगा। स्थान बेलग्रेड, देश यूगोस्लाविया। स्थान केरो, देश मिस्र। उसके बाद है लुसाका जो जाम्बिया में पड़ता है, एलिजियस, लुसाका, लुसाका जो पड़ता है जाम्बिया में, एलिजियस जो पड़ता है अल्जीरिया में, कोलंबो श्रीलंका में, हवाना क्यूबा में, क्यूबा शासन पढ़े ना कल परसों, हवाना क्यूबा में, नई दिल्ली, समय आप लोग सीधे इंडिया में भारत में है, हरारे जिम्बाब्वे, फिर बेलग्रेड यूगोस्लाविया, नकली थके, जकार्ता इंडोनेशिया, क्वार्टेटिना कोलंबिया, डरबन दक्षिण साउथ अफ्रीका, कुआलालंपुर मलेशिया, हवाना कुआलालंपुर, उसके बाद हवाना क्यूबा, शर्म उल शेख, शर्म उल शेख मित्र नाम है स्थान का, शर्म से उल करके शेख बनना, शर्म उल शेख मिस्र, तेहरान ईरान, और पोर्लामार वेंजुला, और अंतिम है बाकू जो है अजरबैजान में। दूसरा क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, भूगोल का, सड़क मार्ग से क्या फायदे। तो सड़क मार्ग से बहुत सारे फायदे हैं, आप लोग भी सड़क मार्ग से ही आए होंगे, लेकिन सड़क नहीं भी रहेगा तो वो लोग तो भी हम लोग चलते हैं गलियों में, पगडंडियों में, आरी में, खेत में, छत पे भी चल लेते हैं। शिवम जी बता रहे हैं, मतलब ऐसा ऐसा ज्ञान लाते कहाँ से ढूंढ ढूंढ के।
क्या के पास लाया होगा जरूर। खैर, तो आप आंसर कैसे लिखोगे? तो लिखना होगा कि सड़क मार्ग से हुए फायदे को निम्नांकित रूप से व्याख्या किया जा सकता। ठीक है, क्या क्या होता है? तो सड़क का अगर विकास होगा पहले, तो क्या होगा? औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। हम लोग को जो आपका इस्पात वाला पढ़े थे, लो इस्पात वाला, तो सबसे पहले सड़क जरूरी है ना। अगर सड़क नहीं होगा तो कच्चा माल भी नहीं जा पाएगा फैक्ट्री तक, और फैक्ट्री में बनने के बाद पक्का माल भी बाहर तक नहीं आ पाएगा। तो औद्योगिक विकास के लिए सड़क का बहुत जरूरी। पहला ये तो उद्योग के लिए हो गया। दूसरा गांव है, फैक्ट्री के बाद आ जाते हैं गांव। तो गांव में खाद कैसे जाएगा? बोरी, सड़क से खाद जाएगा। परिवहन से जाएगा, तो परिवहन चलाने के लिए सड़क चाहिए। आजकल के बच्चे 5 किलो सब्जी लेकिन घर नहीं, मैंने मार्केट से घर पैदल नहीं जा सकते हैं, उनको उसके लिए गाड़ी चाहिए। हम चल जाएंगे। कै दिन तुम जाते हो बाजार पैदल? बस है, फेंकना मत, फेंका मत करो। चल जाएंगे, हमें क्या चल जाएंगे मजबूरी में, और चल जाते हैं रोज, दोनों में फर्क है। हम चल जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि खाद हो गया, बिहन समझते हो, बीज, यस, बीज हो गया, या खेती के जो अन्य सामान होते हैं, ट्रैक्टर हो गया, मोटर हो गया, अन्य चीजें हैं, इनको इनका आसानी से आवागमन हो सके, उसके बाद उत्पादन आसानी से बाजार पहुंच सके। पहले तो बीज चाहिए, खाद चाहिए, उसके बाद वो मान लो बहुत सारा धान हो गया, 50 क्विंटल 100 क्विंटल, तो कपाल पे टांग के शहर में आएगा बेचने? गेहूं हो गया, सब्जी हो गया, तो चाहिए ना। तो परिवहन चलने के लिए सड़क भी चाहिए। तो इसके लिए यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क के माध्यम से बीज, खाद, कृषि यंत्र आदि को खेत तक पहुंचाया जाएगा, और खेतों से तैयार फसल को बाजारों तक पहुंचाया जाएगा। तो एक उद्योग के लिए हो गया फायदा, एक हो गया गांव के लिए। अब है कि परिवहन का अन्य साधनों की सफलता भी परिवहन के विस्तार पर ही निर्भर करता है। अगर रोड नहीं होगा, मान चलो कि आपको स्वाति के मोहल्ला कुंड मोहल्ला में ट्रेन ले जाना, जाएगा? उसके लिए बैटरी चाहिए, उसके लिए पटरी चाहिए ना। या फिर सीधे हमने सोचा कि अब यहाँ से निकले, सीधे बस में बैठे, अपने बाथरूम में चल जाए, रूम में भी नहीं, सीधे बाथरूम में चल जाए, संभव है? नहीं। तो कहने का मतलब है कि वाहन का निर्माण उसी हिसाब से होता है जिस हिसाब से सड़कों का निर्माण। तो परिवहन के लिए भी सड़क की आवश्यकता है। अगर अच्छी सड़कें होंगी तो वहां पे समय पे एम्बुलेंस पहुंच सकता है, कोई बीमार है तो एम्बुलेंस पहुंच पाएगा ना। अब सड़क नहीं होगा तो खटिया में टांग के पास, अक्सर अखबार में छपता होगा कि खटिया में मरीज को ले जाया जा रहा है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि गांव में सड़क नहीं पहुंच पाई, नदी है तो पुल नहीं बन पाया, ब्रिज नहीं बन पाया। तो ये चीजें भी तीसरा हो गया फायदा। चौथा है कि अगर सड़कों को ग्रामीण क्षेत्रों से जोड़ दिया जाए तो एजुकेशन का भी, शिक्षा का एक प्रसार हो। मास्टर साहब स्कूल जा रहे हैं, डीसी मैडम या डीओ सब जाके जांच कर सकते हैं। और सड़क नहीं होता, इसका ले जाएगा, यहीं पे फोन पे कहेगा मास्टर साहब स्कूल गए रहे, हाँ सर, जय हिंद सर, हम पहुंचे हुए हैं सर। तो सड़क से गांव में शिक्षा स्वास्थ्य का भी प्रसार होगा, और वो बेहतर होगा। और सड़क अगर होगा तो अच्छी सड़कें होंगी तो माल ढोने में समय की बचत होगी, तेल पेट्रोल का खपत कम होगा। अगर कोई भी गाड़ी एक स्पीड में आप चल रहे हैं तो माइलेज ज्यादा देता है, और अगर ज्यादा ब्रेकर लिए कुछ कुचा कर ब्रेक मार रहे हैं तो माइलेज कम होगा। अब गाड़ी के जो इंजन है वो तो चाहिए रहा, तो ये सब का ही बचत है। तो सड़क मार्ग के फायदे क्लियर है क्या? कोई डाउट है? तो ये फायदा हो गया। आप लोग घर से रिविजन क्या कर जाइएगा। तो ग्रामीण बस्तियां और नगरीय बस्तियों में अंतर क्या है, कल मैं इसको पढ़ाऊंगा, लेकिन आप लोग एक बार घर में रिवीजन कर लोगे। नहीं, ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्तियों में क्या? उजला शहर नहीं था, गोरा शहर और काला शहर था, व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन था। ये हिस्ट्री का है
ये जब हम लोग वहां पहुंचेंगे उस चैप्टर में, तब हम लोग चैप्टर वाइज चल रहे हैं और ये क्रैश चल रहा है जो आपको कोर्स कराए, यानी कोर्स को कोर्स बना के क्रैश कर देना। क्रॉस अब आते हैं कटप्पा को बाहुबली ने कब मारा, कैसे मारा? कैसे मारा। तो कटप्पा को बाहुबली मार दिया, ये कम बड़ा बात नहीं है। हमारा तो तुम देखो नहीं किए थे। हाँ, फाइनली तो प्रश्न ये है कि हम लोग हड़प्पा का फाउंडेशन पढ़े कि उसका स्थापना कब हुआ, कैसे हुआ, कितने क्षेत्रफल फैला हुआ है, ये पढ़ा हुआ था। पहला डे 1, डे 2 क्या था कि उसकी नगरीय सभ्यता पढ़े, डे 3 धार्मिक, डे 4 आर्थिक, और आज डे 5 हम लोग पतन की हुए। ठीक है, तो पतन में सब लोग का अलग अलग होता है, हम इसको भी 10 पॉइंट को कवर। पॉइंट क्या है, तो हड़प्पा का पतन का पहला कारण है जलवायु में परिवर्तन, ऐसा माना जाता है। देखिए हड़प्पा वाले में जब पतन की बात आती है तो सभी पॉइंट सिर्फ माने जाते हैं, पुष्टि किसी की आधिकारिक नहीं की जा सकती। जलवायु परिवर्तन कैसे, ये माना जाता है कि 1900 ईसा पूर्व, पतन का कालखंड वही माना गया है ना, कहीं कहीं 1750 भी है, लेकिन आपके हिसाब से तो 2600 1900 है। 1900 ईसा पूर्व जो है, उत्तर और पश्चिमी भारत, उत्तर और पश्चिमी भारत में जलवायु जो है वो शुष्क हो गई, ठंडा हो गई। और शुष्क जलवायु के चलते क्या हुआ कि मानसून कमजोर पड़ा। जब तक गर्मी नहीं होगा बरसात होगा थोड़ी, तो शुष्क जलवायु होने के चलते मानसून कमजोर पड़ा, और मानसून कमजोर पड़ा तो बारिश कम हुई, और बारिश कम हुई तो कृषि उत्पादन नहीं हुआ, और जब खाने के लिए अन्न नहीं होगा तो लोग या पलायन करेंगे या तो मर जाएंगे। दो चीज हो सकती है, या तो भाग जाएंगे दूसरे जगह या तो मर जाएंगे, और दोनों स्थितियों में पतन होना तय। तो पहला कारण जो सबसे लॉजिकल कारण है वो माना जाता है जलवायु परिवर्तन, क्योंकि इन्वायरमेंट से पता चलता है कि कब शुष्क होगा, कब गर्म होगा, कोई कब उष्ण होगा, कब क्या होगा, ये पता चल जाता है। तो सबसे ऑथेंटिक रीजन माना जाता है जलवायु परिवर्तन। दूसरा रीजन है कि सरस्वती नदी का सूखना। तो सरस्वती का पुराना जो नाम है घग्गर और हकरा, दो नामों से जाना जाता है। तो सरस्वती नदी सूखने से उसके आसपास के जितने नगर थे जो कनेक्टेड थे, वो बिन पानी मछली जैसे होता है ना, वैसे तड़पड़ा कर प्यासे मछली की तरह हो गए, पानी नहीं होने के। तो एक तो ये दूसरा कारण हो गया सरस्वती नदी का सूखना। बोलो प्रियांशु को क्वेश्चन? नहीं, हमको कोई क्वेश्चन नहीं है। बोलो। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है। तीसरा कारण है बाढ़ों का उतार चढ़ाव, खास करके मोहनजोदड़ो में बालू मिला है, तो ये माना जाता है कि पहले लगातार बढ़ाते गए, कभी बाढ़ आया कभी नहीं आया, कभी आया कभी नहीं आया। तो बाढ़ आएगा तो वही रह जाएगा, कभी घर बह जाएगा, कभी अब दिन बह जाएगा। हाँ, आदमी पलामी में अब दिन कहा जाता है, आदमी को अब दिन कहा जाता है पलामू भाषा में, वैसे आदमी हो ह्यूमन। इंसान। तो अगर बाढ़ आएगा, फ्लड आएगा, तो ऐसे भी कहावत है कि आग और पानी से कभी खेलना नहीं चाहिए। आग जला देती है और पानी बहा देती है। हाँ, अगर हम जैसे शिक्षक मिल जाए तो दोनों का करवा सकते हैं, नहीं सुनिएगा, या तो फिर एकदम भाई देंगे आप लोग, चलिए जाओ खेले हो जाओ, या फिर आग की तरह चमकने लगिए। आग का चमक बर्दाश्त होता है? सही, अच्छा लगता है। आग के बिना कोई काम नहीं हो सकता, न पूजा हो सकता है, न श्राद्ध हो सकता है, और न घर में खाना पक सकता है। तो आग की तरह चमकना सीखो, जलना नहीं, जलो मत बराबरी करो।
देखो कुछ नया नया, तो नया नया वर्ड लाओ ना जी। आग जलता है तो सब कुछ जानता है, आग चमकता है कितने लोग जानते हैं। आग अगर लगा तो रोशनी फैलेगा, हमेशा नेगेटिव सेंस का ही लेते हो। तो बाढ़ों का उतार चढ़ाव खास करके कहाँ, मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में ही बालू कांस मिला है ज्यादा, तो बाढ़ों का असर सबसे ज्यादा अनुमान होता है मोहनजोदड़ो। ऑस्ट्रेलिया यानी हड़प्पा के पास में है तो वहां भी रहा होगा, लेकिन बेसिकली मोहनजोदड़ो। चौथा है नदी के मार्ग में परिवर्तन। अब सिंधु नदी के जितने सहायक नदियां थी या तो सूख गई, या पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ तो उसका रास्ता बदल गया। अब रास्ता बदल गया तो सिंधु नदी, चूंकि हड़प्पा सभ्यता क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता है, तो सिंधु नदी में पानी है खत्म, तो उसके किनारे बसने वाले जितने शहर थे या तो भाग गए, पलायन कर गए, या पानी बिना स्वाहा निकल गई। पांचवा कारण है व्यापार का पतन। माना जाता है कि कुछ कालखंड के बाद मेसोपोटामिया और पश्चिम एशिया के साथ जो व्यापार था वो खत्म हो। तो भाई पैसा तो चाहिए ना जीने के लिए, उसका पैसा था तो मुड़ी का है पैसा नहीं चाहिए लेकिन बिजनेस चाहिए। हम आपको दे रहे हैं, आपको दीजिएगा तो एक्सचेंज होगा ना, हर चीज की जरूरत हर कुछ होती है। तो व्यापार का खत्म होना भी है मान, क्योंकि वो नगरीय सभ्यता थी और नगर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, व्यापार। तो व्यापार खत्म होना भी एक कारण माना जाता है। और ये व्यापार खत्म किसके साथ हुआ, मेसोपोटामिया और पश्चिमी एशिया। ठीक है। छठा कारण है कि कल हम लोग पढ़ रहे थे आर्थिक व्यवस्था में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, खेती, कृषि। तो लगातार कृषि होने के चलते क्या होता है कि मिट्टी का जो पावर है, उर्वरा क्षमता जो है वो कम होना, और यहाँ तो खत्म ही हो गया। तो मिट्टी में जब उर्वरा क्षमता खत्म हो जाएगी तो कृषि नहीं होगा, कृषि पे डिपेंड हड़प्पावासी थे। तो एक कारण ये मान। सातवां कारण क्या है कि यहाँ के लोग कांसा जानते थे, टीना जानते थे, सोना जानते थे, चांदी जानते थे। हद तो ये है कि लिपस्टिक से लेकर क्रीम तक जानते थे, कंघी बना लिए थे, लेकिन लोहा को नहीं था। और लोहा नहीं होने के चलते ये तकनीक में पिछड़ गए, बाकी नगरीय सभ्यताओं से टेक्निक में ये पिछड़ गए। क्योंकि औजार तो लोहा का ही बनेगा ना, सोना का औजार बन सकता है? नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है। सोना का आभूषण बन सकता है, सोना का औजार नहीं बन सकता है। खास करके देखो, जो तुम सोना को मानते हो ना कि जो टाइट होता है, तो उसमें लोहा मिक्स किया जाता है, इसीलिए उसको 18 कैरेट, 12 कैरेट, 14 कैरेट बोला जाता है। 24 कैरेट का सोना जो है ना लिक्विड हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में रहेगा। 22 कैरेट तक सोना रहेगा तो टिकेगा, नहीं तो 24 कैरेट रखा इसे मोड़ोगे तो मुड़ जाएगा। अब उसे औजार कैसे बनाओ? तो लोहा यहाँ के लोग, यहाँ के बारे में यहाँ के लोग नहीं जानते थे। एक कारण ये माना गया कि तकनीक में पिछड़ गए और इसके चलते ये पतन का कारण। उसके बाद है हम लोग चले गए, सॉरी, आर्यों का आगमन हुआ, और ये माना जाता है कि या तो उनके डर से लोग भाग गए या फिर मारे गए। क्योंकि मोहनजोदड़ो का जो किला है, दुर्ग है, उसमें बच्चे और स्त्रियों के लाश मिले हैं। लाश नहीं, हड्डी मिले हैं। लाश कहाँ से मिलेगा 5000 साल? सीढ़ियों पे और उनके जो हॉल हैं वहां पे बच्चे और स्त्रियों के हड्डियों के टुकड़े मिले हैं। और इससे अनुमान लगाया जाता है कि एक ही बार वहां लोगों को मार दिया गया, क्योंकि पुरुष तो बाहर रखते होंगे, घर में जितने महिलाएं बच्चे थे उनको आर्यों ने मार दिया। तो यहाँ पे आर्य और हुनों के आक्रमण का भी अंदाजा लगाया जाता है, लेकिन इसका कोई प्रमाणिक तथ्य नहीं है। यह सिर्फ इतिहासकार अंदाजा लगाते हैं, एक गुट, और एक गुट इसका विरोध करता है। एक गुट कहता है कि ऐसा हुआ होगा, और दूसरा गुट कहता है कि ऐसा अगर हुआ होता, आर्य यहाँ पे वेद, पुराण, ग्रंथ इसकी शुरुआत क्यों करते हैं? वो फिर युद्ध ही लड़ते हैं। तो चूंकि आर्यों ने यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया, धार्मिक व्यवस्था को मजबूत किया है, तो कुछ ऐतिहासिक विद्वान हैं वो इसका विरोध भी करते हैं। लेकिन जो वहां से आक्रमण का प्रमाण मिलता है, तो आर्यों ने किया है या हुनों ने किया है, ये जांच का विषय है, स्पष्ट नहीं। तो ये हो गया। उसके बाद एक महामारी,
और रोगों का फैलाव। यही माना जाता है कि वहां पे महामारी आया, रोग फैले। अभी कैसे पता चला? तो जो कब्रिस्तान या समाधान मिले हैं, वहां पे लाश जो है अव्यवस्थित तरीके से दफनाए हुए मिले। अब कोई अगर मरेगा तो सीरीज में उसको दफनाया जाएगा, जलाया जाएगा, एक के ऊपर एक बॉडी तो नहीं होगा ना। नहीं। ऐसी परिस्थितियां तभी होती है जब ज्यादा बीमारी कोई ज्यादा संख्या में लोग मरने लगे। जैसे अभी कोविड आया था तो चाइना वाला देखने के कैसे मार रहा था। इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी कंडीशन थी कि गंगा का तस्वीर आपके सामने आया था कि सिर्फ बॉडी फेंक फेंक के लोग भाग के चले जा रहे थे, जला भी नहीं रहे थे बहुत लोग। तो ऐसी तस्वीरें तभी आती हैं जब महामारी और या बहुत कोई बीमारी फैल। तो अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा में भी अभी पतन का कारण नहीं होगा कि या तो कोई महामारी आया होगा या फिर कोई रोग बहुत तेजी से फैला होगा, उसके बाद लोग मरे और अव्यवस्थित तरीके से शव को दफनाते थे। क्योंकि कॉमन डेथ होगा, कॉमन मृत्यु होगी, उसको व्यवस्थित तरीके से दफनाया है। ठीक है। उसके बाद राजनीतिक संगठन का अभाव। तो हड़प्पा में एक ही क्वेश्चन है जो एग्जाम में नहीं आता है, और वो ये आता है कि हड़प्पा की राजनीतिक प्रणाली कैसी थी। वो इसलिए नहीं आता है कि वहां राजनीतिक प्रणाली थी ही नहीं। वहां तो यह माना जाता है कि जो पुरोहित थे वही राजा थे। तो एक ये सिस्टम है कि उसको कोई कंट्रोल करने वाला कंट्रोलिंग पावर नहीं था, जिसके चलते ये घटनाएं घटी होंगी और वो खत्म हो गया। तो हड़प्पा भी हो गया। अब आते हैं उपयोगिता। तो उपयोगिता क्या है? तो ये चैप्टर थर्ड है, इकोनॉमिक्स का चैप्टर थर्ड है, और इसमें बताया गया है उपभोक्ता के व्यवहार और सिद्धांत। तो उपभोक्ता और के व्यवहार और सिद्धांत की व्याख्या के लिए मुख्यतः 3 सिद्धांत बताए गए हैं। उपभोक्ता का व्यवहार जो है इसके लिए 3 सिद्धांत बताए गए हैं। एक मार्शल का है जो उपयोगिता का विश्लेषण बताता है, एक हिग्स का है जो उदासीनता का विश्लेषण बताता है, और एक सैमुअल्सन का है जो प्राकृतिक अधिमान सिद्धांत बताता है। तो आज हम लोग पहले सिद्धांत उपयोगिता को क्लियर करें, मार्शल का। अगले दिन हम लोग हिग्स का चलेंगे, उसके बाद सैमुअल्सन का। तो मार्शल ने उपयोगिता का विश्लेषण करते हुए कहा कि उपयोगिता को मापा जा सकता, उपयोगिता को मापा जा सकता है। किसने कहा? मार्शल ने। तो किसी वस्तु में किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता होती है, जिसे वस्तु की उपयोगिता कहते हैं। तो हमारी आवश्यकता, अगर अभी ठंडा लगेगा तो मफलर होगा, तो मफलर में हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता। अब हमको ठंडा लगेगा, कान में हम एसी लगा लेंगे का? नहीं ना। एयर कंडीशनर, ईयरबड नहीं लगा सकते हैं। आज से 20 साल बाद के बारे में सोचो ना, गर्मी बढ़ेगा तो बनवाना पड़ेगा। कान कैसे बनेगा, गर्दन कैसे बनेगा। आज जो महिलाएं ज्वेलरी पहनती है ना, गर्दन में एसी लगा घूमेंगे, और लड़का लोग कूलर लगा के कैसे लेगा। कभी भी इनोवेटिव सोचो। जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, आने वाले समय में क्या होगा सोचो। तो कहने का मतलब है कि स्पेसिफिक गुड्स, वस्तु जो होता है वही आपके को संतुष्ट कर सकता है। आप जिनसे लेने जाते हैं ना, हो सकता है कि आप ले लें, लेकिन सब जिनसे आपको संतुष्टि नहीं मिले, कोई से ही मिले। देखो प्लेटो और अरस्तू में झगड़ा क्या होगा? प्लेटो बोला कि शादी करना बेकार है, जहिना जो पसंद आ जाए वही पत्नी है और वही पति है। अगला दिन पसंद आ गया तो दूसरा पति बना लो, अगला दिन पसंद आ गया तो दूसरी पत्नी बना लो। तो अरस्तू कहा कि भाई गड़बड़ है मामला। तो देखो बात संतुष्टि की है। तो उपयोगिता किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति की विशेष आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता जिस वस्तु में होगी, उस वस्तु की उसको उपयोगिता कही। यूटिलाइजेशन तभी है जब हम संतुष्ट हुए। अब प्रियांशु की कभी शादी में गया था, इसके मन पसंद का खाने चाटे खा के रह गए। तो वहां बहुत सारे जो खाना थे
उसका इसके लाइफ में यूटिलाइजेशन क्या होगा? कुछ नहीं। इसके लिए यूटिलाइजेशन क्या था? 4। तो बताना भाई। ये सिर्फ एग्जाम्पल था, ऐसा प्रियांशु का हुआ नहीं। ठीक है, किसी का तबीयत खराब हो, हंस कह रहे हैं। किसी का तबीयत खराब हो गया, मान लो सर्दी हुआ है, तो उसके आवश्यकता किसको संतोष क्या करेगा? दवा या आइसक्रीम? दवा करेगा, तभी ठीक होगा, तभी आइसक्रीम खाएगा। पहले आइसक्रीम खाएगा तब दवा खाएगा। पहले तो हम आइसक्रीम में खाएंगे, उसके बाद ही दवाई खाएंगे। आइसक्रीम गर्मी में ना लिया पड़ता है। कहला आइसक्रीम गर्मी में ठंडे में खाएंगे। सर्दी करना क्या सर? तो उपयोगिता किसे कहते हैं? क्लियर हो गया। यस। अब सवाल है कि उपयोगिता कितने प्रकार का होगा? तो उपयोगिता 3 प्रकार का होता है। एक होता है सीमांत उपयोगिता, एक होता है कुल उपयोगिता, और एक होता है औसत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता मतलब सीमा के अंत में जाकर जो उपयोगिता प्राप्त, नहीं, सीमा के बाहर अतिरिक्त इकाई वो ना। जैसे मान के चलो कि पेट भर गया, ओकर बादो एगो ऊपर से मार लिए, वही तो वह सीमांत उपयोगिता है। सीमा के अंत में, जहाँ सीमा खत्म हो गया, जो अंतिम वाला जो खाएंगे ना, उसको बोलेंगे सीमांत उपयोगिता। अंग्रेजी में उसको कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो किसी भी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है, उसको कहते हैं सीमांत उपयोगिता। मतलब टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल यूटिलिटी नंबर 1। यानी कि मान के चलो कि क्या को रोटी खाई थी आज? 4 खाई थी ना, रोशनी 4 रोटी खाई। सर खाए थे, में पेट भर गया था। तो 4 गो जो खाया, तो 4 गो में जो अंतिम वाला था ना एगो, वो था सीमांत उपयोग। तो 4 माइनस 3, पेट नहीं भरा। अरे इसका मजा। पेट नहीं भरा, इसका मतलब इसका यूटिलिटी नहीं हुआ, इस सीमा का अंत नहीं हुआ था। एक अतिरिक्त ऐड करते हैं तो सीमांत। हाँ, तो पेट नहीं भरता, ऐड कहाँ से करेगा? तो खाली रह गया। पेट भरने के बाद अगर एक और खाता तब सीमांत होता, वही बोले। अब इसका तो सीमांत नहीं हुआ। जब आप किसी चीज को खा मैंने पूरा, जैसे मान लो जैकेट पहन ली, इसके बाद ऊपर से गॉल जैकेट पहन लेंगे, तब वो सीमांत हो। यानी कि अतिरिक्त इकाई जब जुड़ेगा तब, तो इसीलिए बोलते हैं टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल यूटिलिटी 1। ठीक है, एक माइनस होगा अंतिम वाला, तो उसी को बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, फॉर्मूला लिख देगा, किसी को लिखा है तो लिख लेना। तो मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। एमयू का फॉर्मूला है ना। दूसरा है पीयू, माने टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता। तो किसी उपभोक्ता के द्वारा की जाने वाले वस्तु की सभी इकाइयों, जितना खा लिए छूट लिए, मान लो रोटी कचौड़ी पकौड़ी दुधौरी उधौरी सब, चाट में दही डाल के। अब वो दही दूध का था कि नाक का था, ये हम कमेंट नहीं करेंगे। तो टोटल जितना खा लिए, इसको बोलते हैं कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी। इसे खाना पे लागू नहीं होता है, सभी चीजों पे लागू होता है। तो आप किसी भी वस्तु का जब पूर्ण संतुष्टि के लिए जितना प्रयोग कर लेते हैं, वो होता है कुल। तो जैसे 11 टोटल प्रयोग किया तो कुल उपयोगिता हो गया, लेकिन जो 11वां था वो हो गया सीमांत उपयोग। ठीक है, उदाहरण के लिए कौची खाया, सिंघाड़ा कि मोमोज? कौची खाया, कभी कौची खाया का मन कर रहा था? मोमोज।
अरे कल आज अबे हो गया, कल देखे ना कि बर्गर आ गया था खेले, हम पिज्जा कहाँ गया भाई। हाँ आया था। बॉलिंग करना था बर्गर। बर्गर हाँ बर्गर खेल रहा था क्रिकेट में, हाँ, 7 बजे हम सोचे कि बर्गर है तो पिज्जा भी होगा, पिज्जा दिखबे नहीं थी। सर भोजपुरी कमेंट्री वाला बोल भी रहा था कि अरे पिज्जा भी आएगा। बोल रहा था। विराट कोहली खा गया। खतरनाक मारा है कल। तो मान के चलो कि उपभोक्ता जो है वो 3 समोसा का उपयोग कर, अच्छा तो शुरू में जब खाओगे ना तो बड़ा टेस्टी लगे कोई भी चीज। तो पहल का समोसा खाया था 10 मिला, दूसर का खाया था 6 मिला, और तीसर का खाया तो 2 मिला, तो कुल उपयोगिता कितना हुआ? 18। क्लियर? तो ऐसे ही आएगा तो बना देना है ना, मैंने जोड़ देना है यूटीएस तीनों को, टोटल कर देना है यहाँ पे, यहाँ घटाना नहीं है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? TU n इक्वल टू सिग्मा MU AU इंटू n। तो ये है टोटल यूटिलिटी नहीं यूटिलिटी। उसके बाद होता है एवरेज यूटिलिटी, औसत उपयोगिता। तो एवरेज में क्या होगा? तो जितना उपभोक्ता उपयोग किया उसका एवरेज निकाल देना है। जैसे अभी यूटिलिटी कितना था, 3 गो सिंघाड़ा खाए थे, मान के चलो कि हम 5 गो सिंघाड़ा खाते हैं, ठीक है, और इसका एवरेज निकालना है। तो पहल का सिंघाड़ा खाया तब 10 यूटिल्स मिला। मेरा मापने का तरीका मास्टर ने क्या बनाया है? यूटिल्स बनाया है। तो पहल का सिंघाड़ा खाया तो कितना मिला? 10। दूसरा का खाया तब 6 मिल गया, तीसरा का खाया था 2 मिला, 4 मिलेगा। चौथा का खाए तो 3 मिला, और 5वां का खाए तो 2 मिला, तो टोटल कितना हो गया? बताना सर। 10 6 4 3 2 हाँ 26। 26 मिनट। 10 या 6 10 6 4 3 2 5 से कितना यूटिल्स मिला? 25 मिला। कैसे जोड़ दिया? 3 2 5 6 4 10, ठीक है 25 मिला। 5 को समोसा में 25 में 5 को समोसा में 25 मिला, तो टोटल यूटिल्स कितना हुआ? 25। और इसको एवरेज कैसे निकालेंगे? तो 25 बटा 5, 5 से भागा दे देंगे, 5 तो 5 का 5 25, 5। तो आंसर हो जाएगा 5। तो इसको बोलेंगे एवरेज यूटिलिटी, ठीक है, माने औसत उपयोगिता। तो फार्मूला समझे गए होंगे? इसका फार्मूला क्या होगा? एवरेज इक्वल्स इक्वल नहीं होता, इक्वल होता है, इक्वल टू टोटल यूटिल्स बटा एन नंबर। तो 5 को सिंघाड़ा था, अब 25 यूटिल्स मिला, सो काट देंगे तो एवरेज निकल जाएगा 5। तो यूटिलिटी मापने का तरीका क्या हो गया? 3 गो। कोई कंफ्यूजन नहीं है? सर वहाँ पे क्या है? 3 डबल है। MN है वो मार्जिनल नंबर। अब आते हैं आर्गेजी का क्वेश्चन है। आर्गेजी में क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी? इसके राइटर कौन है? जॉन किट्स। हाँ गाइड भी कह सकते हैं, किट्स नाम है। तो द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी सेज, ये कविता है, इसमें किट्स साहब कह रहे हैं कि दैट ब्यूटीफुल थिंग्स गिव अस जॉय फॉरएवर। जो सुंदर चीजें हैं वो हमेशा खुशी देता है, चाहे वो सुंदर फूल हो, चाहे सुंदर थार हो, ब्लैक कलर पॉलिश और अगर वो करिया रंग का थार हो तो मैंने शिवम ऐसो फोटो खिंचवा देगा।
एक दिन यहाँ कोचिंग से निकला, थाल पे चढ़ा दिया थी पेचिया की पहाड़ पर, 4x4 था 4x4। नहीं So that beauty says that beautiful things give us joy forever, हमेशा खुशी देता है। Beauty never fades instant, it become stronger with time। तो जो सुंदरता है वो कभी कम नहीं होता है, बल्कि वो समय के साथ और निखरता है और ज्यादा सुंदर होता है। मान लो शिवम सुंदर है तो 2 दिन क्रीम नहीं लगाएगा तो सुंदर नहीं दिखेगा, सुंदर दिखबे करेगा। तो कहने का मतलब है कि सुंदर चीजें जो होती हैं आपका, चाहे वो नेचर हो या रियल नेचर हो, एक नेचर होता है हमारा व्यक्तिगत आचरण और एक नेचर होता है प्रकृति। तो ये सुंदर चीजें जो होती हैं उसकी सुंदरता कभी भी फेड, उदास नहीं होता है, उसका रंग कभी उदास नहीं होता है, वो समय के साथ और उसकी सुंदरता बढ़ती जाती है। इट बिकम स्ट्रॉन्गर विद टाइम, समय के साथ और मजबूत होता है। नेचर ऑब्जेक्ट्स सच एज द, मतलब प्रकृति में जैसे सन, सूरज, सूरज का चमक कभी कम हुआ है? नहीं चांद, चांद की चंचलता कभी कम हुई है? फ्लावर, या फ्लावर पे तो मार हो जाता है। हाँ, अगर गलती से अभी यहाँ गुलाब का फूल आ जाए, कमल का फूल आ जाए, कमल आएगा तो बढ़िया या सरसों का खेत दिख जाए तो सरसों पे ध्यान नहीं देगा, ये फूल दिखाएगा तो तुरंत जाके सब रील बनाएगा, इसे ओढ़नी मिला ही ना। कमल के तो मार होता है तो कमल हो गया, गुलाब हो गया, मतलब फूल कोई भी हो, सूरजमुखी का है ना, अरे छोड़ो ना जी, आजकल पुटुस के फूल पे मार हो जाता है। सुंदर दिखता है, बहुत रंग रहता है पुटुस का फूल, तीन बहुत है, 3 रंग नहीं, बहुत ज्यादा रंग आता है। हाँ, तो कहने का मतलब है कि फूल भी हमेशा खूबसूरत रहेगा, चाहे पुटुस का हो चाहे कोई चीज का हो। ट्रीज, कल परसों लोग अंग्रेजी में ट्रीज पढ़ रहे थे, स्पाइटिंग ट्रीज, ट्रीज, रिवर, देखबे करते कि आजकल कितना रिल्स बनता है कोई रिवर फ्रंट पे, तो रिवर की कलकल करती पानियां, उसके नीचे चहकते महकते लटकते बलखाते चलती मछलियां, छोटी छोटी मछली होती है नदी में, बड़े सा दिखता छोटा छोटा है, बड़का हुआ चंगा पता नहीं, नदी में अक्सर छोटा मछली ही दिखता है। एंड फॉरेस्ट, आप कभी पिकनिक का भी प्लान करोगे तो कहाँ जाना पसंद होगे? जहाँ पे नेचर और नेचर भी जरूर होना चाहिए, सन, मून, फ्लावर, ट्रीज, रिवर एंड फॉरेस्ट। माउंट नहीं रहेगा तो चलेगा। तो रिमूव आवर सैडनेस, यहाँ अगर चले जाइएगा तो आपका दुख जो है वो रिमूव हो जाएगा, इरेजर की तरह कम हो जाता है। एंड रिमूव आवर सैडनेस एंड रिफ्रेश आवर स्पिरिट, तो आप पूर्णतः ऊर्जावान हो जाइएगा और रिफ्रेश हो जाइएगा। यह बात कहना चाह रहे हैं जॉन किट्स। बाकी पीडीएफ या नोट्स जो भी है आपके ग्रुप में पहुंच चुका है। एक और क्वेश्चन बचता है हिंदी का, इसमें कवि महोदय कह रहे हैं, कविता का नाम है गीत गाने दो मुझे ना, और इसी में वो गीत गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं कि कंठ रुक रहा है, काल आ रहा है। तो कंठ रुक रहा है, काल आ रहा है, भावना कवि के मन में क्यों आती? तो जब इंसान का कंठ रुकने लगे तो क्या लगता है? लटक ले तो गए बेटा, अगर ये लटक लो कंठवा तो राम नाम सत्य है। मतलब इंसान मरता कब है? जब सांस रुकेगा तभी ना मरेगा, तो सांस रुकने के लिए कंठ रुकना पड़ेगा। तो लगता है कभी महोदय जाने वाले। तो कहने का मतलब है कि इंसान जब भावनात्मक रूप से और मानसिक रूप से टूट जाता है तो उसको अपनी मृत्यु करीब दिखती। अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हो कोई दिक्कत नहीं है, शारीरिक रूप से कमजोर हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप मेंटली वीक हो गए और भावनात्मक रूप से अगर आप कमजोर हो गए तो फिर आप कहोगे कि कंठ रुक रहा है, काल आ रहा है।
ऐसा लगेगा कि आपके अंदर जो शक्ति है वो छीन चुकी है, कमजोर हो चुकी है। मामूली कभी कभी आदमी सर्दी उर्दी हो जाए तो सफोकेशन होने लगता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो कभी कभी आधा तो सपना आता है कि कहीं सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, कहीं सडनली रुक गया तो सुबह देखेंगे कि नहीं देखेंगे। पहले एक्चुअली हमको सपना तो क्या आता था, सपना नहीं आता था। बचपन में सोचते थे ना कि हम सो गए, ऊपर पंखा चल रहा है, अगर बाई जब पंखा वहां से गिरा तो क्या होगा। तो पंखा चलाने के बाद मच्छरदानी जरूर बांधते थे कि अगर गिरेगा भी तो मच्छरदानी पे गिरेगा। तो वही हाल यहाँ पे है। तो जब इंसान के जीवन में विपत्ति और संकट आता है, घोर निराशा आता है, तो उसको ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसका मृत्यु निकट है। और इसी उद्गार को व्यक्त करते हुए कवि ने कहा है, कंठ रुक रहा है काल, और उनकी भावना मन की इसी व्यथा को दर्शाती है। मिलते हैं डे 6 के साथ नेक्स्ट क्लास में।